तो इसके पहले हम लोगों ने ऑस्कुलेटिंग सर्किल या सर्किल ऑफ कर्वेचर ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हम लोगों ने किए थे। अब उसके बाद ऑस्कुलेटिंग स्फीयर क्या है ये हम लोग को जानना पड़ेगा। तो ऑस्कुलेटिंग स्फीयर की पहले हम लोग डिफिनीशन समझें, उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम लोग समझें। तो यहाँ हम लोग जो भी कर्व ले रहे हैं वो 3 डायमेंशन में ले रहे हैं, वो किसी प्लेन में नहीं ले रहे हैं। प्लेन में उसको बनाना व्यवस्था है क्योंकि उसको 3 डायमेंशन में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो भी आपको इसमें इस कर्व इन स्पेस में पढ़ना है कर्व, तो उसको 3 डायमेंशन में आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखें ऑस्कुलेटिंग सर्किल जब हम लोगों ने पढ़ा था तब उसमें देखा गया कि कोई भी हमारा एक कर्व है, उस पर हमारा कोई एक पॉइंट है जिस पे ऑस्कुलेटिंग सर्किल को डिटरमिन करना हो, तो हम क्या करते थे, इसके कॉन्जिक्यूटिव 2 पॉइंट्स और लेते थे और तब 3 पॉइंट से होता हुआ एक सर्किल हम ड्रा कर सकते हैं। और तब हम क्या करते हैं कि इन तीनों पॉइंट से होता हुआ सर्किल लिया, फिर ये दोनों पॉइंट इसको कोइंसाइड कर दिया, तब जो सर्किल का पोजीशन होता है वो हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्किल होता है। लेकिन यहाँ हमको ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, तो जैसे कोई 3 पॉइंट हो उससे पास करता हुआ ऑलवेज एक सर्किल ड्रा किया जा सकता है, वैसे ही 4 पॉइंट्स हों तो उससे ऑलवेज एक स्फीयर ड्रा किया जा सकता है। आप लोगों ने एनालिटिकल ज्योमेट्री में ये पढ़ा भी होगा कि जब हम लोग स्फीयर का इक्वेशन जैसे हम लिखते हैं या x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz और +d = 0, ये स्फीयर का जनरल इक्वेशन होता है। तो अब ये स्फीयर कब डिटरमिन हो पाता है कि इसमें 4 अननोन्स है, u है, v है, w है और d है। तो जब ये स्फीयर 4 पॉइंट से पास करें तो जब पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x, y, z की जगह रखते हैं तो u, v, w, d में 1 इक्वेशन आ जाता है। और ऐसे जब ये दूसरे पॉइंट से भी पास करें और तब इसको जब उन पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखते हैं तो u, v, w, d जो 4 अननोन्स है, 4 अननोन्स है, उसमें हमारे फिर दूसरा इक्वेशन आता है। और ऐसे ही जब ये 4 पॉइंट से जब पास करेगा तब हमको 4 इक्वेशन मिलेंगे। यानी पहला पॉइंट रहा तो उसके x, y, z के कोऑर्डिनेट को x, y, z में रखा तो u, v, w और d यही अननोन बचेगा, तो इसमें 1 इक्वेशन। और ऐसे सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रखें तब सेकेंड इक्वेशन। और ऐसे जब 4 पॉइंट थर्ड को रखें, फोर्थ को रखें, तब ये हमारा u, v, w, d में ये 4 इक्वेशन आएंगे। और जो 4 इक्वेशन हमको मिलेंगे तब उनको सॉल्व करके u, v, w, d की वैल्यू हम निकाल सकेंगे। जितने अननोन्स हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमको उतने इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये 4 इक्वेशन हमको मिलेगा। इट मीन्स से क्या शो करता है कि कोई भी स्फीयर है, यदि 4 पॉइंट्स हो तो उस स्फीयर का इक्वेशन डिटरमिन किया जा सकता है। यानी 4 पॉइंट से पास करता हुआ ऑलवेज हमको एक स्फीयर मिलता है। अब ये चीज समझाने के लिए कि 4 पॉइंट से पास करता हुआ हमको ऑलवेज एक स्फीयर मिलेगा, सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट में हमने इसको दिया है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो अब आप इससे सिर्फ समझें कि कोई भी हमारा स्पेस कर्व है जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑस्कुलेटिंग स्फीयर या इसी को स्फीयर ऑफ कर्वेचर भी हम बोलते हैं। स्फीयर ऑफ कर्वेचर, स्फीयर ऑफ कर्वेचर, इसी को हम लोग समझ रहे हैं। तब ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है, स्फीयर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ उसको अब आप समझें। तो इतनी बात आप समझ गए। अब टोटल जो हमने पहले बताया उसकी इस आर्टिकल में कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसको बताने के पीछे सिर्फ हमारा एक पर्पज था कि 4 पॉइंट्स हो तो उससे एक स्फीयर ड्रा किया जा सकता है।
तो अब आप देखें कोई स्पेस में कर्व ले, तो इसको स्फीयर को आप एक प्लेन में ब्लैक बोर्ड पे नहीं बना पाएंगे, वो जब बनाएंगे तो आपको इस सर्किल दिखेगा। इसलिए समझने के लिए पहले इसको 3 डायमेंशन में हम समझेंगे। तो एक कोई आप एक कर्व आपने कंसीडर कर लिया, कोई एक कर्व स्पेस में कर्व है, कोई एक प्लेन का नहीं है, हमारा कोई भी कर्व है। तो हमने एक कर्व लिया, इस कर्व पे 4 पॉइंट, एक पॉइंट हमने लिया, दूसरा पॉइंट लिया, तीसरा पॉइंट लिया, चौथा पॉइंट लिया, 4 पॉइंट इस पे हमने ले लिया और इन 4 पॉइंट से पास करता हुआ एक स्फीयर हमको मिल जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पे हमको ऑस्कुलेटिंग स्फीयर निकालना होगा उस पॉइंट को आप फिक्स रखें और जो शेष 3 पॉइंट्स हैं उन तीनों पॉइंट्स को इसके पास लाओ। जैसे सर्किल के लिए एक पॉइंट को फिक्स किया और 2 को पास लाया, तो जब 3 पॉइंट रहेंगे तो सर्किल होगा, और जब 4 पॉइंट रहेगा तो उससे पास करता हुआ स्फीयर जाएगा। तो 4 पॉइंट लेंगे हमारा जो कर्व है उस कर्व पे, और 4 पॉइंट से पास करता हुआ ऑलवेज एक स्फीयर हम ड्रा कर सकते हैं, उसको हमने ड्रा किया। और तब इसके अतिरिक्त 2-3 पॉइंट थे जिससे हमने स्फीयर को ड्रा किया, उन 3 पॉइंट को और जिस पॉइंट पे लाना है उसके और पास लाना। तब देखें कि फिर भी हमारे 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट से फिर हमारा स्फीयर क्या मिला। इसी तरह से यदि ये 3 पॉइंट हमारे P से कोइंसाइड कर जाए तब जो स्फीयर का पोजीशन होगा वही हमारा ऑस्कुलेटिंग स्फीयर होगा। यानी 4 पॉइंट से पास करता हुआ एक स्फीयर ड्रा किया जा सकता है, उसमें जिस पॉइंट पे हमको ऑस्कुलेटिंग स्फीयर निकालना है उसको फिक्स करके शेष 3 पॉइंट को क्रमशः हम P के पास लाएंगे। P वो पॉइंट जिस पे हमको ऑस्कुलेटिंग स्फीयर निकालना है। तो जैसे P, Q, R, S ये 4 पॉइंट हमने 4 पॉइंट हमने ले लिया, तो P को फिक्स रखा, Q, R, S वो P के पास लाया। अब इन 4 पॉइंट से 4 पॉइंट से पास करता हुआ स्फीयर देखे क्या आया, फिर उनको और पास लाया, तब देखे कि हमारा स्फीयर क्या मिला। ऐसे जब ये 4 पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी 3 पॉइंट P पर कोइंसाइड कर गया, तब जो स्फीयर का पोजीशन होगा वही हमारा ऑस्कुलेटिंग स्फीयर होगा। इट मीन्स यहां से हमने ये देखा कि ऑस्कुलेटिंग स्फीयर जिस पॉइंट पे हमको डिटरमिन करना है उस पे 4 पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है वो हमारा किसी पॉइंट के साथ 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा। इसमें 4 पॉइंट से पास करता हुआ स्फीयर गया, और जब ये 4 पॉइंट एक पास कोइंसाइड कर जाए तब हमारा जो स्फीयर होगा, इट मीन्स कर्व और स्फीयर ये हमारा 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा। तो ऑस्कुलेटिंग सर्किल में हमने देखा कि कर्व और सर्किल 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा, लेकिन यहाँ हमारा 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा। अब हमको क्या करना है कि इस ऑस्कुलेटिंग स्फीयर का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए अब आप कोई भी, यदि हमारा 3 डायमेंशन में एक पॉइंट है, यदि हमने H, K, L चाहे X1, Y1, Z1 एक पॉइंट लिया जो हमारा किसी स्फीयर का सेंटर है, X1, Y1, Z1 हमने एक पॉइंट लिया जो किसी स्फीयर का सेंटर है, और उस स्फीयर का रेडियस यदि R हो तब हमारा जो स्फीयर का होता है तो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और ये हमारा सर्किल का इक्वेशन नहीं है, ये स्फीयर का इक्वेशन है। अब कल हम लोगों ने जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकाला था, तो इस स्फीयर को जब ऑस्कुलेटिंग प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तब वो एक हमको सर्किल मिलेगा, वो हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्किल कहलाएगा। लेकिन यहाँ तो हमको सर्किल नहीं, हमको तो स्फीयर ही चाहिए। तब हम यहाँ क्या करेंगे कि जिस ऑस्कुलेटिंग स्फीयर को निकालना है उसके सेंटर को सपोज कर लेंगे, उसके रेडियस को सपोज कर लेंगे, और तब स्फीयर का इक्वेशन निकलेंगे। तो जब स्फीयर का इक्वेशन लिखा तो कर्व का इक्वेशन देगा,
और उसी कर्व के किसी पॉइंट पर ऑस्कुलेटिंग स्फीयर निकालना होगा। तब हम क्या करेंगे कि जो ये स्फीयर का इक्वेशन हमने लिखा वो और जो कर्व है इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। और ये इंटरसेक्शन यदि 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, क्योंकि ऑस्कुलेटिंग स्फीयर होगा तो 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा कर्व के साथ रखेगा। तो जब 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा तो फोर्थ डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, लेकिन उसके पहले फंक्शन जो इक्वेशन आया वो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव ये जीरो होगा। तो जब ये जीरो होगा तो इन्हीं इक्वेशन के हेल्प से हम सेंटर में C1, जैसे हमने सेंटर को लिया तो उसका कोऑर्डिनेट C1, C2, C3, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट को हम डिटरमिन करेंगे और उसका जो रेडियस है उसको डिटरमिन करेंगे। और ये जब चार हमको मिल जाएंगे तो जब सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गया तो स्फीयर का इक्वेशन आ जाएगा। अब उसी वर्क को कैसे करेंगे उसको एक बार हम देखते हैं। तब हम क्या कि सपोज कर लिया कि जो हमारा सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट CI। अब ये CI जो हुआ वो स्फीयर का सेंटर हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर निकालना है। तो लेट CI बी द सेंटर एंड R be the radius of osculating sphere। ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर ये हमने सपोज कर लिया। अब हम क्या करें, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर को अभी हम बाद में देखेंगे। पहले एक ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर CI हो और जिसका रेडियस R हो उसका इक्वेशन लिखेंगे। तो यह XI माइनस CI और यह XI माइनस CI इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये हमारा आ गया। इसका क्या है, x1 माइनस C1 और x1 माइनस C1, तो ये x1 माइनस C1 का स्क्वायर हो गया। फिर ये x2 माइनस C2, x2 माइनस C2 तो x2 माइनस C2 का स्क्वायर हो गया। फिर x3 माइनस C3, x3 माइनस C3 तो x3 माइनस C3 का स्क्वायर हो गया। इट मीन्स इसको I को जब हम 1 2 3 हम वेरी कराएंगे तो यह x1 माइनस C1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस C2 का स्क्वायर प्लस x3 माइनस C3 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यही हमारा स्फीयर का इक्वेशन होता है जिसका करंट कोऑर्डिनेट कैपिटल x1, x2 और x3 है और हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट C1, C2, C3 है। तब हमको ये स्फीयर का इक्वेशन आ गया। इसको हमने इक्वेशन 1 ऐसा सपोज कर लिया। अब किसी कर्व के किसी पॉइंट पे ऑस्कुलेटिंग स्फीयर हमको निकालना है तो कर्व का इक्वेशन सपोज कर लिया गया कि लेट XI इज इक्वल टू XIS बी द कर्व बी द इक्वेशन ऑफ द कर्व। हमने सपोज कर लिया कि लेट XI इक्वल टू XIS भी इक्वेशन ऑफ द कर्व, ऐसा हमने ले लिया। तो अब आपको क्या करना है, इसमें जो ये सेंटर सपोज किया गया है और रेडियस सपोज किया गया है तो जो कंडीशन लगा करके सेंटर और रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, जब उनकी वैल्यू को इसमें रखेंगे तो उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ये स्फीयर होगा। तो ये स्फीयर इस कर्व के किसी पॉइंट पर ऑस्कुलेटिंग स्फीयर तब होगा जब यह और ये दोनों 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखें। तो 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखें तब हम सेंटर की वैल्यू निकालें, रेडियस की वैल्यू निकालें और तब उस सेंटर और रेडियस को जब इसमें रखेंगे तो हमारा वो स्फीयर होगा जो 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखने वाला होगा और वही हमारा ऑस्कुलेटिंग स्फीयर होगा। तब अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा कर्व है और ये हमारा स्फीयर है। अब ये सिर्फ स्फीयर है तो ये इस कर्व के साथ यह 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा तब ये हमारा ऑस्कुलेटिंग स्फीयर होगा।
अब हम देखेंगे कि इसके साथ 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे तो क्या क्या मिलेगा। तो पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए कि इस एक्स आई की वैल्यू इसमें हम रखेंगे, तो इसका और इसका वो इंटरसेक्शन हो, और वो इंटरसेक्शन 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा, तो फोर्थ डेरिवेटिव से पहले के सारे डेरिवेटिव जीरो देंगे। तो अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो यह एक्स आई जो एस का फंक्शन है वो करंट कोऑर्डिनेट की जगह पर रख देंगे। दो का इंटरसेक्शन निकालना है तो एक की वैल्यू दूसरे में हम रखते हैं, तो ये वैल्यू हमने रखा। तो यह एक्स आई माइनस सी आई, देखें यह केवल एक्स आई लिखा गया, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये एस का फंक्शन है, यानी एस के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होगा। तो एक्स आई माइनस सी आई और यह एक्स आई माइनस सी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन मिला। अब ये इंटरसेक्शन जो आया उसी को हमने एफ एस ऐसा कह दिया, एफ एस। इसी को अब इसको यहाँ इक्वेशन दिया गया है, तो अब इसको इधर ला दे, इसको जीरो कर ले, तो हमारा यह एफ एस आ गया। अब एफ एस क्यों हमने किया, क्योंकि जब ये हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन से जो मिला तो ये 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा, तो एफ एस जीरो, एफ डैश एस जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो, फोर्थ डेरिवेटिव जीरो नहीं। तो इसीलिए अब इसका हमको लिखना हो कि इसका डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो बार बार ऐसा लिखने में हमको दिक्कत आएगी। और इस तरह से एफ एस का एफ डैश एस, एफ डबल डैश एस, उसका मतलब यही है कि एफ एस का मतलब यही है। तो अब ये फोर्थ डेरिवेटिव ये 1 आया, इसको हमने 2 ले लिया। अब द कर्व एंड स्फीयर हैव 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट if fs is equal to 0, f dash s is equal to 0, f double dash s is equal to 0 और f ट्रिपल डैश s is equal to 0। एक कंडीशन आएगा तो हमारा यहाँ से ये स्फीयर का इक्वेशन लिखा और इसमें सेंटर और रेडियस हमको निकालना है। तो हम वो सेंटर लें जिससे ये ऑस्कुलेटिंग स्फीयर हो। ये ऑस्कुलेटिंग स्फीयर तब होगा जब कर्व के साथ 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रखे। तो अब यह कर्व के साथ 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, इसके लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन किया और वो इंटरसेक्शन 4th पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तब होगा जब फोर्थ डेरिवेटिव से पहले के सारे डेरिवेटिव जीरो हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं ये 4 इक्वेशन हमको मिले और इन्हीं के हेल्प से हम जो सी आई, जो C1 C2 C3 है और R, इनकी वैल्यूज को डिटरमिन करेंगे। तो एफ एस तो आपका यही है, ये जो ऑलरेडी जीरो है। अब हम एफ डैश एस निकालेंगे। तो अब इसके बाद का जो हमारा वर्क है वो सिर्फ इतना है कि इतने को हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, सेकंड डेरिवेटिव निकालें, थर्ड डेरिवेटिव निकालें, यहाँ तक का हमारा वर्क है। तो इसको एफ डैश एस तो निकालेंगे तो 2 का प्रोडक्ट। तो पहले को एक्स आई माइनस सी आई, और पहले को ये डिफरेंशिएट कर लिया, इसका डेरिवेटिव ये हमारा रहा और प्लस फिर इसको रखेंगे और इसको डेरिवेटिव करेंगे तो यही चीज आएगी। और जब ये आएगा, यानी एक बार आप लिखना चाहे तो लिख ले, वैसे सारी चीजें फॉर्म में आया हुआ। तो यह एक्स आई माइनस सी आई और यह एक्स आई डैश इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहां से ये 2 टाइम्स आएगा। तो जब 2 टाइम्स आएगा तो 2 0 होगा नहीं। तो दिस इंप्लाई एक्स आई डैश एक्स आई माइनस सी आई
इज इक्वल टू 0। ये 2 तक था, इसको हमने 3 कर लिया। ये 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स एक्स आई डैश एक्स आई माइनस सी आई, लेकिन 2 और इनका प्रोडक्ट 0 है तो 2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगा। तो यह आया। अब ये तो अभी एफ डैश एस निकला, अभी एफ डबल डैश एस, एफ डबल डैश एस, ये वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 का प्रोडक्ट है। तो पहले इसका डेरिवेटिव एक्स आई डबल डैश और एक्स आई माइनस सी आई, ये आ गया, और प्लस यहाँ से एक्स आई डैश और यह एक्स आई डैश, ये वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये हमको यहाँ से मिल गया। कोई भी अब इसमें ऐड होने वाला नहीं है। ये एक्स आई डबल डैश है, एक्स आई है, और ये दोनों एक्स आई डैश डैश। अब हमारा 1 टाइम और डेरिवेटिव चाहिए, तो यहाँ एफ ट्रिपल डैश एस, एफ ट्रिपल डैश एस ऐसा आया। तो अब पहले इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर तब इसका, तो इसको करेंगे एक्स आई ट्रिपल डैश एक्स आई माइनस सी आई, और फिर एक्स आई डबल डैश, इसका करेंगे तो केवल एक्स आई डैश, तो यह एक्स आई डैश। अभी तो इन दोनों का हुआ, अब इसका करेंगे, तो इसका करेंगे तब आप देखेंगे तो यह एक्स आई डबल डैश एक्स आई डैश, और फिर ये एक्स आई डैश एक्स आई डबल डैश। इट मीन्स ये 2 टाइम्स एक्स आई डैश एक्स आई डबल डैश। तो ये आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, एक्स आई डबल डैश एक्स आई डैश और प्लस एक्स आई डैश एक्स आई डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये आया। अब आप देखेंगे कि यह एक्स आई डैश एक्स आई डबल डैश, एक्स आई डैश एक्स आई डबल डैश, और ये चूंकि डॉट प्रोडक्ट है कम्यूटेटिव, तो एक्स आई डैश एक्स आई डबल डैश, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो गया। तब हमारा यहाँ से ये वैल्यू एक्स आई ट्रिपल डैश एक्स आई माइनस सी आई और प्लस 3 टाइम्स एक्स आई डैश एक्स आई डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये हमारा 4th आ गया। अभी तक कितना कैलकुलेशन हम लोगों ने किया, लेकिन ध्यान इतना ही रखना है कि हम आस्कुलेटिंग स्फीयर जिसको निकालना है तो उस स्फीयर का सेंटर ले लिया, रेडियस ले लिया और स्फीयर का इक्वेशन लिख लिया। अब हमको ये दिखाना है कि यह इस स्फीयर इस कर्व के किसी पॉइंट पे आस्कुलेटिंग स्फीयर हो जाए। तो अब यदि इसके किसी पॉइंट पे होगा तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि कोई हमारा ये कर्व है और यह आपका स्फीयर है, लेकिन ये स्फीयर इसके किसी पॉइंट पे हो तब हमारा ये स्फीयर ये इसका इंटरसेक्शन मिलेगा। तो अब हमने इसी का इंटरसेक्शन लिया, वही हमारा एफएस हो गया। और ये जब 4 पॉइंट आप कांटेक्ट रखेगा ये स्फीयर, तब वो आस्कुलेटिंग स्फीयर होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो कंडीशन है उसको लगाया, और ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन है, उसको हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसके बाद जैसे आस्कुलेटिंग सर्किल में हम लोगों ने किया कि जहां एक्स आई डैश है उसको एक्स आई डैश की वैल्यू टी आई, एक्स आई डबल डैश का मतलब टी आई डैश का पी आई। तो इसमें जो जो वैल्यू आई है यहाँ उन सबको टी आई पी आई बी आई में जो भी पॉसिबल हो उसको अब हम चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट जो वर्क हमारा रहेगा वो वही रहेगा कि इसको हम कैसे चेंज करें। तो चेंज करने के लिए आप देखें क्या क्या आया है उसको आप देख लेंगे। तो एफएस में तो आपका वही जो कर्व है वही है, वहीं इसमें डैश नहीं आया है। एफ डैश एस में आपका एक्स आई डैश आया है। तो सिंस एक्स आई डैश इज इक्वल टू टी आई, तो ये हमारा एक्स आई डैश की जगह यहाँ टी आई लिख देंगे इक्वेशन 3 में। अब आप देखेंगे कि 4 में इसको हमको 4 करना पड़ेगा और इसको हमको 5 करना पड़ेगा। ये डबल डैश का ही है, ट्रिपल डैश का ही है।
तो अब सेकेंड डेरिवेटिव में देखें क्या क्या आया, एक्स आई डबल डैश है, तो इसकी वैल्यू को निकालें। तो यहाँ से एक्स आई डबल डैश मीन्स टी आई डैश, दोनों तरफ डैश कर लें, डैश का मतलब एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो इसका भी इसका भी, और टी आई डैश की वैल्यू हमको पता है कप्पा पी आई, ऐसा है। तो ये वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमको इसकी वैल्यू निकालना है, एक्स आई डैश और एक्स आई डैश। तो एक्स आई डैश एक्स आई डैश, तो यह वैल्यू टी आई और यह भी वैल्यू टी आई, इट मीन्स 1। तो ये आ गया। तो जो एफ डबल डैश एस में यह डेरिवेटिव है और ये डेरिवेटिव, दोनों की वैल्यू को हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके बाद से थर्ड डेरिवेटिव में देखें, तो थर्ड डेरिवेटिव में जब करेंगे तब ये वैल्यू देखें क्या क्या, एक तो एक्स आई का ट्रिपल डैश, तो एक्स आई का ट्रिपल डैश है, तो एक्स आई ट्रिपल डैश, तो ये डबल डैश है, ये वैल्यू कप्पा पी है। अब इसका ट्रिपल डैश करेंगे तो ये कप्पा डैश पी आई प्लस कप्पा पी आई डैश, और फिर पी आई डैश की वैल्यू हमको मालूम है, तो यहां से ए कप्पा डैश पी आई प्लस कप्पा पी आई डैश का टाउ बी आई माइनस कप्पा और टी आई, ये वैल्यू हमको पी आई डैश ये मिल गया। अब सबको टी आई पी आई और बी आई, इसको क्रम से यदि हम लिखें तब हम देखेंगे कि यह माइनस कप्पा स्क्वायर टी आई और कप्पा डैश पी आई और प्लस कप्पा टाउ बी आई, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, ये एक्स आई ट्रिपल डैश का। अब एक्स आई डैश और एक्स आई डबल डैश, इसकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई डैश एक्स आई डबल डैश, तो एक्स आई डैश की वैल्यू टी आई, यह टी आई, और ये एक्स आई डबल डैश की वैल्यू कप्पा पी आई, कप्पा पी आई, ये वैल्यू चूंकि निकाला जा चुका है तो फिर से इसको टी आई, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, सामने दिख रहा है एक्स आई डैश की वैल्यू कप्पा पी आई, और टी आई और पी आई ये दोनों सेम है, और ये टी और पी है ये वैल्यू 0 दे दे, तो यहाँ से यह वैल्यू हमको मिल गया 0। अब इसमें जो जो क्वांटिटीज यहाँ हमको दिख रही हैं सबकी वैल्यूज को हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इन सभी वैल्यूज को ऊपर जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, इनकी वैल्यूज को आप इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 इसमें रख दें। तो पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, 4th and 5th we have, अब इसमें रखिए, तो जब रखेंगे तो थर्ड देखें क्या है, थर्ड आपका ये है एक्स आई डैश मीन्स टी आई एक्स आई माइनस सी आई इज इक्वल टू 0। अब ये 5th तक आया है, अब ये हमारा 6। 4th को देखें तो एक्स आई डबल डैश, तो ये वैल्यू है कप्पा पी आई, कप्पा पी आई और एक्स आई माइनस सी आई और प्लस एक्स आई डैश 1, तो यह वैल्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसी में केवल टी आई एक्स आई माइनस सी आई निकाला, वैसे ही पी आई एक्स आई माइनस सी आई, सिर्फ इसकी वैल्यू। तो यही हमारा ये दूसरे साइड में जाएगा -1 और कप्पा इधर जाएगा तो -1 बाई कप्पा दैट इज रो, माइनस रो। तो यह पी आई और एक्स आई माइनस सी आई, ये हमारा माइनस रो,
ये हमारा 7 है। अब आप लास्ट देखें, एक्स आई ट्रिपल डैश माइनस कप्पा स्क्वायर टी आई और प्लस कप्पा डैश पी आई और प्लस कप्पा टाउ बी आई, ये निकाला गया एक्स आई ट्रिपल डैश का और एक्स आई माइनस सी आई, यह एक्स आई माइनस सी आई। और ये देखा गया कि एक्स आई डैश और एक्स आई डबल डैश, एक्स आई डैश एक्स आई डबल डैश से वैल्यू 0, इट मीन्स ये हमारा 0 है। तब यहाँ से ये वैल्यू 0, ये हमारा 7 है और यह 8 आया। एक्स आई, ये वैल्यू एक्स आई ट्रिपल डैश, तो एक्स आई ट्रिपल डैश की वैल्यू और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा 8 ऐसा आया। अब आपको क्या करना है कि आपने ऊपर के इक्वेशन में देखा, अब कैलकुलेशन ही करना है। उसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि एक्स आई माइनस सी आई जब टी आई के साथ है तो इसकी वैल्यू 0, और एक्स आई माइनस सी आई है वह पी आई के साथ है तो उसकी वैल्यू माइनस रो। तब जब ऐसा यूज करेंगे तो यह एक्स आई माइनस सी आई टी आई के साथ तो ये वैल्यू 0 दे देगा, और यह पी आई एक्स आई माइनस सी आई कप्पा डैश के साथ माइनस रो दे देगा, और इतना ही आपका कप्पा टाउ और बी आई एक्स आई माइनस सी आई ये बचा है। तो जैसे हम टी आई के साथ एक्स आई माइनस सी आई निकाले पी आई के साथ, वैसे ही सब बी आई के साथ क्या होगा उसको भी निकालें। तो उसको निकालेंगे तो अभी इसको हम, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी ए आर की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन बाद में उसको हम लिख लेंगे। इसको अभी कैलकुलेशन के लिए हम मिटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसी को अभी 8 इसको जो हम लिखे हैं तो उसी से माइनस कप्पा स्क्वायर टी आई एक्स आई माइनस सी आई, इसका प्रोडक्ट पहले में, प्लस कप्पा डैश पी आई एक्स आई माइनस सी आई ये बढ़, और प्लस यह कप्पा टाउ बी आई एक्स आई माइनस सी आई इज इक्वल टू 0, ये है। अभी इसको ये लिखे नहीं, फाइनली जब ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा बी आई एक्स आई माइनस सी आई के फॉर्म में, तब उसको 8 लिखेंगे। अब आप देखें टी आई एक्स आई माइनस सी आई, ये इक्वेशन 6 से ये वैल्यू 0, तो यह वैल्यू ये आपका 0 हो गया, और इतने की वैल्यू आपका ए माइनस रो सिर्फ ही वैल्यू, और ये आपका बचा। तब आप फाइनली ये 0 हो गया, और यहाँ से ये माइनस कप्पा डैश रो, माइनस कप्पा डैश रो। यदि ये डैश नहीं होता तब ये हमको 1 दे देता, कप्पा मीन्स 1 बाई रो, लेकिन ये डैश है इसलिए हमको 1 नहीं देना। तो ये वैल्यू आ गया माइनस कप्पा डैश रो ये वैल्यू, और यहाँ से प्लस कप्पा टाउ बी आई एक्स आई माइनस सी आई इज इक्वल टू 0। अब सिर्फ इतने की वैल्यू को निकालना है, यानी बी आई एक्स आई माइनस सी आई जैसे ऊपर के 2 इक्वेशन में निकाले गए। तब हम क्या करेंगे कि ये इधर जाएगा तो प्लस होगा, इट मीन्स यहाँ से यह बी आई एक्स आई माइनस सी आई इज इक्वल टू कप्पा डैश रो और बाई कप्पा टाउ
ये वैल्यू हमको मिला। इसको थोड़ा सा और हम शार्ट में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं तो उसकी वैल्यू को देखें। जैसे आपको मालूम है कि यह रो इज इक्वल टू 1 बाई कप्पा। अब इसमें क्या करना कि रो डैश निकालें, यानी इसको यस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। तो यह रो डैश तो एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तब डैश है, और इसको भी यस के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन एक कप्पा का टर्म है तो कप्पा के रिस्पेक्ट में करें और तब कप्पा को एस के रिस्पेक्ट में। तो ये 1 बाई कप्पा का मतलब 1 बाई कप्पा का स्क्वायर, और फिर कप्पा को जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कप्पा डैश। तो यानी यह जो रो है, इस रो को यदि 1 बाई कप्पा में चेंज कर लें तो ये कप्पा डैश बाई कप्पा का स्क्वायर, और ये वैल्यू हमको दे देगा माइनस रो डैश। इसको एक बार ध्यान दें, आगे जो हम लोग कैलकुलेशन और प्रॉब्लम वगैरह में भी इसका यूज आता है कि रो डैश की वैल्यू माइनस कप्पा डैश बाई कप्पा का स्क्वायर। तो इसी को जो ये वैल्यू है इसको कप्पा डैश बाई कप्पा का स्क्वायर। यह रो मीन्स 1 बाई कप्पा, ये रो मीन्स 1 बाई कप्पा, और ये 1 बाई टाउ का मतलब ये सिग्मा। ये पीछे हम लोग को पता है 1 बाई कप्पा रो और 1 बाई टाउ सिग्मा, तो ये 1 बाई टाउ है ये सिग्मा। अब ये कप्पा डैश बाई कप्पा स्क्वायर, कप्पा डैश बाई कप्पा स्क्वायर माइनस रो डैश, तो इट मीन्स दिस इंप्लाई बी आई एक्स आई माइनस सी आई, और ये वैल्यू माइनस रो डैश और सिग्मा ये आ गया। एक कैलकुलेशन कैसे आया उसको एक बार आप ठीक से समझ लेंगे। चूंकि यह रो है तो रो को 1 बाई में करेंगे तो ये 1 बाई कप्पा, कप्पा ऑलरेडी है तो ये कप्पा डैश बाई कप्पा का स्क्वायर हो गया, और ये 1 बाई टाउ मीन्स सिग्मा। तो इसकी वैल्यू को भी हमको रो में चेंज करना है, तो रो की वैल्यू 1 बाई कप्पा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कप्पा डैश बाई कप्पा स्क्वायर। इट मीन्स कप्पा डैश बाई कप्पा स्क्वायर का माइनस रो डैश, ऐसा हमने लिख लिया। अब ये हमारा 8 आया, अब इसको हम 8 लिखेंगे। तो देखें जब हम लोगों ने एफएस निकाल लिया तो एफएस निकालने के बाद बहुत कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें बहुत कुछ समझने वाली बात नहीं है। एफएस निकाला, उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एस आया, एक बार और किया एफ डबल डैश आया, एक बार और किया एफ ट्रिपल डैश आया। अब जब ये ट्रिपल डैश तक हम लोग निकाल लिया तो जहां जहां एक्स आई डैश है उसको टी आई लिखा, एक्स आई डबल डैश की वैल्यू को निकाला, एक्स आई ट्रिपल डैश की वैल्यू, यानी उसमें एफ डैश यस, एफ डबल डैश यस और एफ ट्रिपल डैश में जो जो क्वांटिटी आई हुई है उनकी वैल्यूज को टी आई पी आई बी आई के टर्म में लिखिए, और लिखने के बाद सब में हम टी आई एक्स आई माइनस सी आई, पी आई एक्स आई माइनस सी आई और बी आई एक्स आई माइनस सी आई इतने को एक साइड में रखा, शेष उसकी क्या वैल्यू आया उसको दूसरे साइड में लिख लिया। यही हमने 3 इक्वेशन 6, 7, 8 ऐसा हमने निकाला है। तो अब इन्हीं के हेल्प से हमको सी आई और आर इनकी वैल्यूज को निकालना है। तब आप देखेंगे कि यह पी आई एक्स आई माइनस सी आई ये वैल्यू 0 नहीं है, बी आई एक्स आई माइनस सी आई ये वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन टी आई एक्स आई माइनस सी आई ये वैल्यू 0 है। तो जैसे हमारा कोई एक कर्व है और उस कर्व का कोई पॉइंट है तो इसी पॉइंट पे ऑस्कुलेटिंग स्फीयर लेना है। तब हमने क्या किया कि कोई, चूंकि ये स्पेस कर्व का है तो कोई एक सेंटर लिया, कोई एक सेंटर लिया सी आई, तो ये सी आई यदि उसको हम यहाँ ही बनाना है सी आई, तो इस सी आई और ये पॉइंट है हमारा पी एक्स आई, तो यह सी आई माइनस यह एक्स आई माइनस सी आई, यही हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो आया एक्स आई माइनस सी आई ये 0 नहीं होगा, क्योंकि इस पर हमको ऑस्कुलेटिंग
स्फीयर निकालना है तो सेंटर इसी पे आ गया तो रेडियस 0, यही हमारा सेंटर और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रेडियस होने वाला है, तो रेडियस 0 नहीं हो सकता, इसलिए एक्स आई माइनस सी आई यह 0 होने वाला नहीं है। तो जब यह 0 नहीं होगा, यह 0 नहीं होगा और ये यूनिट वेक्टर है, ये भी 0 नहीं है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये दोनों 0 नहीं, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो जो यह एक्स आई माइनस सी आई आया वो टी आई के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, तो टी आई का परपेंडिकुलर प्लेन ही नॉर्मल प्लेन कहलाता है। तो अब शेष चीजें जो जरूरत है उसको हम रख रहे हैं। चलो अब जो ये 3 क्वेश्चन टी आई के साथ था, पी आई, अब ये पी आई को हम यहां लिख लेना, एक्स आई माइनस सी आई और यह माइनस रो डैश सिग्मा, ऐसा 8। अब ये हमारा स्पेस खाली हो गया। अब आप देखेंगे कि इसी के हेल्प से, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है और ये भी हमारा 0 नहीं है, ये भी हमारा नॉन 0 है और ये भी हमारा नॉन 0 है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो ये एक्स आई माइनस सी आई टी आई के परपेंडिकुलर होगा। तो टी आई का परपेंडिकुलर क्या होगा? अब देखिए, कोई एक लाइन के परपेंडिकुलर कोई दूसरी लाइन है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर इस प्लेन का कोई भी लाइन हो सकता है, क्योंकि इसमें जितनी भी लाइन है ये चूंकि पूरा प्लेन ही हमारा है तो इसकी प्रत्येक लाइन इसके परपेंडिकुलर होगा। इसलिए एक्स आई माइनस सी आई सिर्फ ये दिया है कि टी आई के परपेंडिकुलर है, लेकिन टी आई के परपेंडिकुलर ये ऐसे है, ये है, ये नहीं दिया, इसलिए इसके परपेंडिकुलर प्लेन की कोई लाइन नहीं। तब हमने यहां से देखा फ्रॉम 6 कि एक्स आई माइनस सी आई जो होगा वो टी आई के परपेंडिकुलर प्लेन होगा, और टी आई का परपेंडिकुलर प्लेन ऐसे ही हम लोग लेते हैं, यह टी आई, यह पी आई और यह आपका बी आई, तो यही हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन। और इस टी आई के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन हुआ, यह प्लेन इस टी आई के परपेंडिकुलर ए नॉर्मल प्लेन, ये हमारा नॉर्मल प्लेन, कल भी इसका यूज हुआ था, नॉर्मल प्लेन यही है टी आई के परपेंडिकुलर। तो अब इसमें कोई भी लाइन रहेगी, क्योंकि ये पूरा प्लेन ही इसके परपेंडिकुलर, तो प्रत्येक लाइन इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अब यहां से फ्रॉम 6 VC that xi minus ci is perpendicular to ti, that is on the normal plane। टी आई का जो परपेंडिकुलर होगा वही हमारा नॉर्मल प्लेन होता है, ये नॉर्मल प्लेन। तो टी आई का परपेंडिकुलर प्लेन ये नॉर्मल प्लेन होगा। ये हमारा इक्वेशन 8 है, तो ये नॉर्मल प्लेन होगा। अब आप देखें कि जो ऑस्कुलेटिंग सर्कल किया गया था, इसको थोड़ा सा आप केयर करेंगे, बात बहुत नहीं है लेकिन छोटी सी बात, ऑस्कुलेटिंग सर्कल और स्फीयर, इसमें क्या था कि जो हमारा ये कंडीशन ऑस्कुलेटिंग सर्किल में भी आया था। तो ऑस्कुलेटिंग सर्किल में आया था तो ये हमारा एक्स आई माइनस सी आई टी आई के परपेंडिकुलर नॉर्मल प्लेन में हुआ था, लेकिन ये इस स्फीयर को ऑस्कुलेटिंग प्लेन जब इंटरसेक्ट करेगा तो जो सर्किल मिलेगा वो ऑस्कुलेटिंग सर्किल। तो इट मीन्स ऑस्कुलेटिंग सर्किल हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन में भी था, लेकिन यहाँ हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्किल नहीं है, ये स्फीयर है, इसलिए वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन का कंडीशन वो प्लेन में नहीं होगा। तो वहां हमको जब 2 प्लेन मिला था तो दोनों के इंटरसेक्शन वाली लाइन जो था उसके लाइन एक्स आई माइनस सी आई वर्क किया था। ये हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन में नहीं है,
इसलिए केवल नॉर्मल प्लेन में अब इसमें एक्स आई माइनस सी आई किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो अब आप देखें तो जो यह एक्स आई माइनस सी आई जो होगा इसको हम लिख सकते हैं ये इसमें इस प्लेन में, यानी जो हमारा नॉर्मल प्लेन है उस नॉर्मल प्लेन में ही हमारा एक्स आई माइनस सी आई, एक्स आई माइनस सी आई ये होगा इसके नॉर्मल प्लेन। अब इस नॉर्मल प्लेन में हुआ तो इस वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अब आप देखें इस चीज को और समझने के लिए ये हमारा पी आई हो गया और यह बी आई हो गया और यह एक्स आई माइनस सी आई ऐसा हुआ। और क्या करते हैं कि एक्स आई माइनस सी आई का कंपोनेंट लेते हैं पी आई के अलावा, और ये जो कंपोनेंट आया सपोज कर लिया उसको लैम्डा कह दिया, और इसी एक्स आई माइनस सी आई का कंपोनेंट लेते हैं बाई नॉर्मल के अलावा, सपोज कर लिया इसको म्यू से डिनोट कर लिया। इट मीन्स इसी का ये मैग्नीट्यूड है पी आई के अलावा। तो इसको जब वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो यह जो वेक्टर हुआ ये लैम्डा पी आई, क्योंकि किसी भी वेक्टर का ये कंपोनेंट है तो ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ और उसमें यूनिट वेक्टर में कर देंगे तो ये हमारा वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। और यह इसी का इस बी आई के अलग जो कंपोनेंट हुआ वो म्यू हुआ। अब इस म्यू मैग्नीट्यूड है और इसमें जो यूनिट वेक्टर है इससे कर लेंगे तो हमारा यह वेक्टर के टर्म में लिख लिया गया। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों का एडिशन करना है तो यानी ये ले लिया और जहां इसका एंड हुआ इसके पैरेलल यह लेंगे ये, तो इसके एंड और इसका यही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा लैम्डा पी आई है और ये हमारा म्यू बी आई है। इट मीन्स एक्स आई माइनस सी आई जो वेक्टर है वो लैम्डा पी आई प्लस म्यू बी आई। तो इसी एक्स आई माइनस सी आई को लिख सकेंगे लैम्डा पी आई प्लस म्यू बी आई। ये हमारा 9 हो गया। अब यह लैम्डा क्या है कि लैम्डा एक्स आई माइनस सी आई का कंपोनेंट एलॉन्ग पी आई और एक्स आई माइनस सी आई का कंपोनेंट एलॉन्ग बी आई, ये हमारा म्यू है। तब उसको वेक्टर के टर्म में लिखा तो यह एक्स आई माइनस सी आई ये वैल्यू आ गया। अब हमारा पर्पज क्या रहेगा, ये हमने इससे हमको मिलेगा क्या कि यहाँ से आप लैम्डा की भी वैल्यू निकाल, लैम्डा तो हमने अपनी तरफ से सपोज किया है, और म्यू की भी वैल्यू निकाल, और जब दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से रख देंगे तो यह एक्स आई माइनस सी आई की वैल्यू निकल आएगा, और इसी से सी आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो सेंटर निकल आएगा। अब सेंटर ही हमको निकालना है, सेंटर और रेडियस से दोनों निकल जाए तो ऑस्कुलेटिंग स्फीयर निकल आएगा। तो अब हमारा लैम्डा और म्यू इसकी वैल्यू को निकालना है, तो ये निकालना इजी वर्क है। यह लैम्डा तब निकलेगा जब इसमें पी आई से प्रोडक्ट हो जाए, तो जब पी आई से होगा तो पी आई 1 केवल लैम्डा बचा, और यह बी आई 0 तो केवल एक ही लैम्डा बचा, और पी आई से प्रोडक्ट करेंगे तो पी आई एक्स आई माइनस सी आई इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाले हुए। तब हम इसमें क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए पी आई से प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए बी आई से, क्योंकि बी आई इंटू बी आई रहेगा तब बन देगा। तो मल्टीप्लाइंग बाई पी आई एंड यूजिंग इक्वेशन 7 वी गेट, देखें इसे, तो एक्स आई माइनस सी आई में पी आई से प्रोडक्ट किया और इधर आया लैम्डा पी आई, फिर यह पी आई म्यू बी आई और फिर यह पी आई, ऐसा है। तो हम देखेंगे कि पी आई एक्स आई माइनस सी आई
माइनस रो, तो यह माइनस रो, और यह सिर्फ लैम्डा, और बी आई टी आई जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमको निकल आई। अब हमको म्यू की वैल्यू निकालना है, तो बी आई से प्रोडक्ट करें। अगेन मल्टीप्लाइंग बाई बी आई we get xi minus ci और bi इज इक्वल टू, अब इसमें देखेंगे अगर मल्टीप्लाइंग बाई बी आई, किसको ये आप लिख लें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाई बी आई टू इक्वेशन 9, and using equation 8 we है। अब इसमें इनकी वैल्यूज को हम रखते हैं। इसमें हमने किया तो यह बी आई एक्स आई माइनस सी आई, और यहां से यह लेमडा पी आई इंटू बी आई जीरो दे देगा, तो यह म्यू बी आई। अब यह बी आई एक्स आई माइनस सी आई माइनस रो डैश सिग्मा, माइनस रो डैश सिग्मा, और यह सिर्फ म्यू, ये आ गया। तो जो इक्वेशन 9 में हमने लैम्डा और म्यू सपोज किया था वो वैल्यू हमने निकाल लिया। इनकी वैल्यूज को 9 में रख दें, तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, lambda and mu in equation 9, we get, देखें क्या आया, एक्स आई माइनस सी आई इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस रो पी आई, और म्यू की वैल्यू माइनस रो डैश सिग्मा बी आई। अब इसी से सी आई की वैल्यू निकालेंगे, तो दिस इंप्लाई सी आई इज इक्वल टू एक्स आई और प्लस रो पी आई और प्लस रो डैश सिग्मा बी आई। अब यही हमारा सेंटर सी आई की वैल्यू निकाला है। तो ये सेंटर सी आई, इसको जरा आप देखें कि यह सी आई जो सेंटर मिला वो क्या मिला, कहाँ, उसका फिगर में लोकेशन क्या है, तो उसको एक बार सेंटर कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से आ गया, लेकिन ऑस्कुलेटिंग स्फीयर में ये चीजें कहाँ हमको मिलेंगी उस पर एक बार आप ध्यान दें। कर्व लिया था, एक्चुअली एक कर्व स्पेस में है, लेकिन स्पेस में बना नहीं सकते तो हम इसको ऐसे लिए हैं। अब आप देखेंगे कि ये सेंटर सी आई कहाँ है, तो अब आप क्या कर लेंगे कि सी आई पर टेंजेंट ले लें, टेंजेंट लें, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक प्लेन लें, परपेंडिकुलर प्लेन, यही हमारा नॉर्मल प्लेन होगा, क्योंकि ये जो एक्स आई माइनस सी आई था वो नॉर्मल प्लेन में था, तो ये नॉर्मल प्लेन। अब ये जो नॉर्मल प्लेन आया यहां से, ये हमारा नॉर्मल प्लेन हो गया, इसके परपेंडिकुलर। अब आप क्या कर लेंगे कि इसी एक्स आई से ये पी आई कहलाएंगे। अब दो चीजें, ये आपका टी आई का परपेंडिकुलर, जैसे हमारा टी आई ये है तो उसका ये नॉर्मल प्लेन आ गया, तो ये नॉर्मल प्लेन हमारा हो गया। तो नॉर्मल प्लेन दो को कंटेन करेगा, एक पी आई और एक
बी आई, इन्हीं दोनों को कंटेन करने वाला होगा। तो अब आप क्या कर लें कि यहाँ से रो पी आई है, तो एक कर्व है, इस कर्व का जो पॉइंट आया उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लें। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल हमको मालूम है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लें और जो उसकी वैल्यू आया उसको पी के एलांग उतना आप ले लो, उतना हमने ले यह रो, और तब ये वेक्टर के टर्म में ये रो पी आई हो गया, यह रो पी आई। अब आप क्या कर लें कि इस कर्व का जो रो की वैल्यू आया उसको डिफरेंशिएट कर लें और इसका टार्सन निकाल लें। कर्व मालूम है तो उसका कर्वेचर और टार्सन ये निकालना हमको मालूम है, टार्सन निकाल लें और टार्सन का 1 बाई कर लेंगे तो सिग्मा, तो यह रो डैश और सिग्मा दोनों को प्रोडक्ट कर लें। अब ये कोई न्यूमेरिकली वैल्यू मिल गया, तो जितना आया उसको आप बी आई के एलांग वह लें, बी आई के, और तब आपका ये वेक्टर यह रो पी आई और ये आपका आया रो पी आई। अब यह रो यदि यहाँ तक आया तब इसके इस वेक्टर को यानी ये बी आई के एलांग जो हमारा यह वैल्यू रो डैश और सिग्मा जो ये आया है, और इसका और इन्हें दोनों का एडिशन करें, तो एडिशन करेंगे तो इसी के पैरेलल हमने यह ले लिया और ये हमको मिल गया रो डैश सिग्मा बी आई। अब इन दोनों का रिजल्टेंट यह वेक्टर और यह वेक्टर, तो इसके एंड पॉइंट से अब इसका लेंथ उतना ही रहेगा जितना रो डैश सिग्मा की वैल्यू है, ये जितना रो रहेगा उतना ही लेंथ है यह पी आई के अलग रहेगा, और तब इसके इनिशियल से इसके टर्मिनल को ज्वाइन कर लें, तो ये जो वेक्टर हो गया वह वेक्टर वो आपका रो पी आई और प्लस रो डैश सिग्मा बी आई। तो अब आप देखेंगे ये तो सिर्फ इतने की वैल्यू है, ये रो और प्लस रो पी आई और प्लस रो डैश सिग्मा बी आई, ये हमारा यही आपका सी आई हो जाएगा, यही आपका सी आई। अब चूंकि ये एक्स आई है तो इसका भी एक कोऑर्डिनेट है, तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके रिस्पेक्ट में यह एक्स आई है, तो उसके रिस्पेक्ट में जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो एक्स आई और प्लस यह रो पी आई और रो डैश सिग्मा बी आई, ये पॉइंट हमको मिला, तो ये आपका सेंटर आया, और इसी सेंटर से ये जो डिस्टेंस हुआ यही हमारा रेडियस हो गया। तब इस सेंटर से इस रेडियस से जब स्पेयर लेंगे तो वही स्पी पर ऑस्कुलेटिंग स्पेयर होगा। ये हमने कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से आप कर चुके हैं, ये बात मैंने सिर्फ बताने का प्रयास किया कि जो इसका सेंटर है वो है कहाँ और ऑस्कुलेटिंग स्पेयर कहाँ मिल रहा है, तो इसी रेडियस से इस सेंटर को इस रेडियस से जब हम एक स्पेयर ले लेंगे तो ऑस्कुलेटिंग स्पेयर होगा। तो इस तरह से वो हमारा ये बात उसका एक्चुअली कहाँ वो लाई कर रहा है वो हमने बताने का प्रयास किया। तो आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो भी हमारा सेंटर यहाँ निकल आया। अब सेंटर जब निकल आया तो अब हमको रेडियस चाहिए, सेंटर के बाद रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो रेडियस के टर्म में इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स आई माइनस सी आई, एक्स आई माइनस सी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही हमारा इक्वेशन था। अब एक्स आई माइनस सी आई की वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया है, यहाँ से एक्स आई माइनस सी आई, तो ये वैल्यू आया माइनस रो पी आई माइनस रो डैश सिग्मा बी आई, और यही वैल्यू फिर है एक बार, तो यहां से माइनस रो पी आई और माइनस रो डैश सिग्मा बी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ए आई। अब दोनों का प्रोडक्ट करें तो देखें, प्रोडक्ट करेंगे तो एक बात को ध्यान रखेंगे
कि पी आई का पी आई में प्रोडक्ट होगा तभी 1 देगा, पी आई बी आई भी 0, और वैसे बी आई का बी आई में ही 1 देगा, बी आई और यह पी आई फिर 0। इट मीन्स इसका प्रोडक्ट इसमें, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये रो स्क्वायर और पी आई डॉट पी आई यह 1 दे दिया, ये नहीं बचा। और फिर इसमें करेंगे तो ये माइनस और यह माइनस प्लस यह रो डैश सिग्मा इसका स्क्वायर और यह आर स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो रेडियस हमको ये मिल गया। अब ये कैलकुलेशन समझेंगे, पी आई ही 1 देगा, तो ये माइनस रो और माइनस रो प्लस रो स्क्वायर, यह पी आई बी आई के साथ 0 दे दिया, यह बी आई पी आई के साथ 0 दिया, अब यह बी आई ही 1 देगा, और तब माइनस जो वैल्यू ये है वही वैल्यू, तो इसका स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर, आर भी निकल आया। तो यहां से आपने देखा कि आर की वैल्यू ये आया, लेकिन इसको यहां से भी आप देख सकते हैं कि आपका इस पॉइंट और जो सी आया यही आपका रेडियस है। तो अब ये रेडियस है, तो देखें ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है रो, और इसका मैग्नीट्यूड है रो डैश सिग्मा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसका स्क्वायर रो का स्क्वायर प्लस रो डैश सिग्मा का स्क्वायर, यहां हमारा रेडियस आ रहा है, और कैलकुलेशन से भी निकाले तो वही, ठीक है ये। तो इस तरह से हमने फाइनली रेडियस भी निकाल लिया और हमने सेंटर भी निकाल लिया। और कोई ऑस्कुलेटी या कोई स्फीयर जिसका हमको सेंटर मालूम हो, रेडियस मालूम हो, तो उसका हम इक्वेशन x माइनस सेंटर का x1 कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो जो हम c1 लिए हैं तो x1 माइनस c1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस c2 का स्क्वायर प्लस x3 माइनस c3 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ci निकल आया, ci तो c1 c2 c3 सब निकल आया, और आपका रेडियस निकल आया, आर स्क्वायर की जगह वो रख देंगे, तो ऑस्कुलेटिंग स्फीयर निकल आया। तो फाइनली एक टोटल थ्योरम, इतना बड़ा थ्योरम आप लोगों ने कैलकुलेट किया, लेकिन कहीं भी इसको 2-3 बातों को ध्यान में रख करके कैलकुलेशन कर लेंगे तो टोटल जैसे मैंने लिखा है आप भी लिख सकते हैं। उसमें क्या कि हमने सेंटर सी आई लिया, रेडियस आर लिया, तो पहला एक्स आई माइनस सी आई इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमने स्फीयर का इक्वेशन लिया। ये स्फीयर से सेंटर को रेडियस को निकालना है, तो उसके लिए क्या हुआ कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पे ऑस्कुलेटिंग स्फीयर निकालना है, तो एक्स आई इक्वल टू एक्स आई एस था, तो कर्व और स्फीयर दोनों का इंटरसेक्शन लिया, और 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब इंटरसेक्शन लेंगे वही हमारा एफ एस होगा। तो 4th पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो एफ एस 0, एफ डैश एस 0, एफ डबल डैश एस 0, एफ ट्रिपल डैश एस 0, तीनों डेरिवेटिव जो है वो आप निकाल लें। डिफरेंशिएशन जैसे आप इंटर लेवल पे निकालते रहे, एक बार निकाल लेंगे। जब डिफरेंस, तो पहला स्फीयर का इक्वेशन लिखना, दूसरा एस के साथ इंटरसेक्शन करके एक्स आई के साथ और एफ एस लिखना, उसका 3 डेरिवेटिव लिख लेना। जब ये डेरिवेटिव आ गया तो तीसरा स्टेप एक्स आई डैश को टी आई, एक्स आई डबल डैश को टी आई डैश यानी कप्पा पी आई, तो जो जो टर्म आया उसको टी आई पी आई बी आई में कर लें, और तब टी आई एक्स आई माइनस सी आई की वैल्यू, पी आई एक्स आई माइनस सी आई की वैल्यू, बी आई एक्स आई माइनस सी आई की वैल्यू, ये 3 इक्वेशन और लिख लें। तब आपको सिर्फ अब जो अगला स्टेप होगा सिर्फ टी आई एक्स आई माइनस सी आई, वही आपको 0 देगा, शेष पी आई के साथ 0 नहीं है। इट मीन्स टी आई डॉट एक्स आई माइनस सी आई 0 दिया, तो एक्स आई माइनस सी आई टी आई के परपेंडिकुलर, और टी आई का परपेंडिकुलर नॉर्मल प्लेन में हुआ, तो नॉर्मल प्लेन में हुआ तो यह एक्स आई माइनस सी आई ये नॉर्मल प्लेन को कंटेन करता है पी आई और बी आई। तब इसी को हम लैम्डा पी आई और प्लस म्यू बी आई ऐसा लिख सकेंगे। इसी में लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना है, तो पी आई का प्रोडक्ट करेंगे तो पी आई एक्स आई माइनस सी आई की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो रखेंगे तो लैम्डा निकालेगा। बी आई का प्रोडक्ट किया तो बी आई एक्स आई माइनस सी आई निकाल चुके हैं, ये हमको म्यू देगा, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल आया तो इसमें रख देंगे, और यहीं से सी आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो सेंटर निकालेगा। और यह एक्स आई माइनस सी आई की वैल्यू जो हमारा ये
रेडियस है उसमें रख देंगे तो आर्क वैल्यू निकल आएगा, ये हमारा कंप्लीट वर्क हो गया। तो इसको एक बार सीरियसली आप स्वयं भी कर लेंगे, और फिर यदि कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं।